नमस्कार दोस्तों, ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया टाइमलाइन का फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो भी देखो 10 अक्टूबर यानी प्रीलिम के एग्जाम से पहले पब्लिश हो जाएगा। देखो मुझे पता है आप अपनी जो लड़ाई है वो आखिरी मोमेंट तक जारी रखोगे और आपकी जो मेहनत और डेडिकेशन है ना, यही ऑनलाइन की टीम के लिए मोटिवेशन है और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने के लिए और आखिरी मोमेंट तक आपका साथ देने के लिए। 1857 में रिवोल्ट होता है जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस रिवोल्ट के बाद देश में नेशनलिज्म का राइज देखने को मिलता है। इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को, जब मेरठ में सिपोई म्यूटिनी होती है। अगर इस रिवोल्ट के कॉजेज की बात करें तो इकोनॉमिकल कॉजेज जैसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, हैवी टैक्सेशन, पॉलिटिकल रीजंस जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि 1948 में आया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंसली स्टेट्स पर कब्जा कर लिया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स जैसे कि करप्शन और सबसे लास्ट में सोशियो रिलीजियस रीजन्स जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ब्रिटिशर्स के द्वारा रिफॉर्म्स लेके आना जैसे सती एक्ट। अगर इस रिवोल्ट के इमीडिएट कॉजेज की हम बात करें, सोल्जर्स को जो राइफल यूज करने के लिए दी गई थी, रॉयल इनफील्ड राइफल, इस राइफल में जो कैटरेज इस्तेमाल होता था ना, उस कैटरेज की ग्रीसिंग में काऊ और पिग फैट का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से सोल्जर्स की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। इस रिवोल्ट का अंत होता है जून 1858 में, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता है। बात करें रिवोल्ट के फेल होने की रीजंस क्या हैं। सबसे पहला रीजन लिमिटेड अपराइजिंग। देखो ये जो अपराइजिंग थी ना, लिमिटेड एरियाज में थी। साउथ इंडिया में पार्टिसिपेशन काफी लो था। सिंधियास ने, होलकर्स ने इस अपराइजिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। कोई इफेक्टिव लीडर भी नहीं था इस रिवोल्ट में। स्कैटर्ड लीडरशिप थी, कोई यूनिटी नहीं थी। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, वेपन्स की कमी थी, एम्यूनिशन की कमी थी। और देखो सभी सेक्शंस ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था इस रिवोल्ट में। जैसे कि इंग्लिश एजुकेटेड क्लास, इनको तो ये लगता था ब्रिटिशर्स हमारे देश में हैं, वो देश के अच्छे के लिए हैं, उनसे देश को फायदा होगा। इसके बाद बात करें इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या प्रोविजन हुआ, इस एक्ट के बाद हमारे देश में क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया। एक्ट में प्रोविजन ये था, नई पोस्ट बनी वाइसराय ऑफ इंडिया की। इससे पहले पोस्ट जो हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, वो खत्म कर दी गई। देश के पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की भी अलग से एक पोस्ट इस्टेब्लिश की गई। और क्या क्या हुआ रिवोल्ट के खत्म होने के बाद, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया अगर हिंदू और मुस्लिम मिल के रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो ये उनके रूल के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की रणनीति पर काम करना स्टार्ट कर दिया। नेशनलिज्म हमारे देश में इमर्ज होकर आया और नई 3 प्रेसिडेंसीज भी इस्टेब्लिश हुई, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। नेक्स्ट 1859 में इंडिगो रिवोल्ट आया वेस्ट बंगाल में। इंडिगो रिवोल्ट इसलिए आया क्योंकि किसानों को मजबूर किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए। मजबूरी में जब किसानों ने विरोध किया तो मजबूरी में ब्रिटिशर्स को इंडिगो कमीशन लाना पड़ा 1860 में। इसके बाद 1860 में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड भी आया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसके तहत देश में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स हो सकते थे। बट देखो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी ना, इसके पास कोई रियल पावर्स नहीं थी। ये काउंसिल ना तो बजट डिस्कस कर सकती थी, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन पर चर्चा कर सकती थी। इस काउंसिल में 1862 में 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। राजा ऑफ बनारस, नंबर 2 राजा ऑफ पटियाला, नंबर 3 सर दिनकर राव। एक्ट में प्रोविजन ये भी किया गया था, वाइसराय को पावर दी गई थी ऑर्डिनेंस इशू करने की। वाइसराय के द्वारा जारी किया गया ऑर्डिनेंस 6 महीने तक वैलिड रह सकता था। 1861 में देखो सिविल सर्विसेज एक्ट भी आया। इसमें प्रोविजन यह किया गया था, सिविल सर्विसेज में एंट्री के लिए एग्जाम होगा इंग्लैंड में, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन एग्जाम में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट 1862 में 3 नई हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई, कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। 1866 में यानी 4 साल बाद वैसे एक और हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश होती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन होते हैं जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। 1 साल बाद 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी सेटअप की जाती है। 1869 में यानी 5 साल बाद लॉर्ड मायो
देश के नए वायसरॉय बनते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्म होता है 1869 में। इसके एक साल बाद यानी 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट आता है और 1870 में ही पूना सार्वजनिक सभा इस्टेब्लिश होती है। ये इस्टेब्लिश की जाती है MG रनाडे के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का मकसद होता है पीजेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एक साल बाद 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है, जो कि देखो कुछ पूरी की पूरी कम्युनिटीज को ही क्रिमिनलाइज कर देता है एज ए हैबिचुअल क्रिमिनल। 1872 में फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कंडक्ट होता है। अभी सेंसस पे काफ़ी चर्चा चल रही है, कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जाए या फिर ना किया जाए। 1872 में जो सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ था, उसमें देखो 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया था, कास्ट, रिलीजन, प्रोफेशन और एज। 1872 में जो ये फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कंडक्ट हुआ था ना, अब देखो ये भी याद रखना, हेनरी वोल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1830 में ढाका में सेंसस कंडक्ट किया था सबसे पहली बार। 1872 में ही नेटिव मैरिज एक्ट आता है, जो कि देखो चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करता है। 14 साल से कम बच्चों की शादी नहीं हो सकती, ये प्रोविजन हुआ था 1872 में आए इस नेटिव मैरिज एक्ट में। 3 साल बाद 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश होता है अलीगढ़ में। ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनती है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1876 में ही लॉर्ड लिटन देश के वायसराय बनते हैं और रॉयल टाइटल एक्ट भी आता है। इसके तहत यूके पार्लियामेंट के द्वारा क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया गया था। एक साल बाद यानी 1877 में सेकंड दिल्ली दरबार लगता है और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसके तहत इंडियन लैंग्वेज प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था, यानी कर्ब कर दिया गया था। इसके बाद 1880 में लॉर्ड रिपन देश के वायसराय बनते हैं। एक साल बाद 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है, जिसके तहत वो बच्चे जिनकी एज 7 साल से कम थी उनके काम करने पर रोक लगा दी जाती है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में ही ये अनिवार्य कर दिया जाता है कि वर्कर्स को 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा एक दिन में और 1 महीने में 4 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। 1881 में ही पहली बार सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट होता है, जो कि देखो अभी तक लगातार कंडक्ट होता आ रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते 2021 में इसमें ब्रेक आ गया। एक साल बाद 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया था, इसे रिपील कर दिया जाता है और 1882 में ही हंटर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश होता है, जिसको काम दिया जाता है 1854 में आए वुड्स डिस्पैच को असेस करना। एक साल बाद 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स दी जाती हैं। 1883 में ही इल्बर्ट बिल आता है, जिसके तहत इंडियन जजेस को पावर दी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि वो यूरोपियन सब्जेक्ट्स से संबंधित जो केसेस हैं उनको भी प्रिजाइड कर सकते हैं। लेकिन देखो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, इस बिल को डाइल्यूट कर दिया गया। ये प्रोविज़न किया गया कि एक ज्यूरी इस्टेब्लिश होगी जिसमें कम से कम 7 जजेस यूरोपियन होंगे और 5 जजेस इंडियन होंगे। ये ज्यूरी यूरोपियन सब्जेक्ट को प्रिजाइड कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न कर दिया गया। मतलब इल्बर्ट बिल को कमज़ोर कर दिया गया। देखो जब ये बिल आया था ना, तो यूरोपियंस ने मतलब ब्रिटिशर्स ने काफ़ी संगठित होकर विरोध किया। तो नेशनलिस्ट ने इससे काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे ब्रिटिशर्स संगठित होकर काम करते हैं। तो जो नेशनलिस्ट लोग थे उनको भी लगा कि हमें भी संगठित होकर काम करना चाहिए। एक साल बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन देश के वायसराय बनते हैं और देखो 1885 से एक मॉडरेट फेस ऑफ नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। मतलब ये जो फेस स्टार्ट होता है 1885 से, ये फेस चलता रहता है 1905 तक। जो मॉडरेट फेस था नेशनलिज्म में, इसके तहत प्रेयर, पिटीशन, इन सब मेथड्स पे फोकस किया जाता है। और ये जो मॉडरेट्स होते थे ना, ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करते थे। 1884 में मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश होती है। ये एम वीरारागचारी और आनंद चार्लू के द्वारा मिलकर इस्टेब्लिश की जाती है। एक साल बाद 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इस्टेब्लिश होती है। इसे फिरोज शाह मेहता, के.टी. टेलांग और तैयब जी के द्वारा मिलकर इस्टेब्लिश की जाती है। 28 दिसंबर को
इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टाब्लिश होती है। ये इस्टाब्लिश की जाती है A.O. हुम के द्वारा। देखो यहाँ पर जो लोग कांग्रेस को इस्टाब्लिश होने को क्रिटिसाइज करते हैं वो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी देते हैं, और जो इसे सपोर्ट करते हैं वो लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी देते हैं। सबसे पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी W.C. बनर्जी के द्वारा। पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और बॉम्बे में ये सेशन कंडक्ट हुआ था। शुरुआत में तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेथड्स थे वो प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट वाले थे। मकसद ये था कि देश में एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट को इस्टाब्लिश करना। इसके बाद 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन देश के वाइसराय बनते हैं और 1888 में ही अनटचेबल्स के लिए पहला टेंपल बनता है। कहाँ पर? केरला के अरिविपुरम में। ये देखो शिवा टेंपल था जिसे श्री नारायण गुरु के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था। एक साल बाद 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ INC इस्टाब्लिश होती है लंदन में। इसका काम ये था ब्रिटेन में रिफॉर्म्स के लिए पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना। इस कमेटी के द्वारा देखो एक जर्नल इंडिया भी इस्टाब्लिश किया गया था ताकि कांग्रेस के जो व्यू हैं वो प्रेजेंट किया जा सके इस जर्नल इंडिया की सहायता से। 2 साल बाद 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट आता है। इस एक्ट में प्रोविजन ये किया गया था कि वो बच्चे जिनकी एज 9 साल से कम है वो काम नहीं कर सकते, और महिलाएं जो हैं वो मैक्सिमम एक दिन में 11 घंटे काम कर सकती हैं, और महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती। 1891 में ही कंसेंट एक्ट आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट में प्रोविजन ये किया गया था कि वो लड़कियां जिनकी एज 12 साल से कम है वो शादी नहीं कर सकती। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसमें प्रोविजन ये किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 मेंबर्स हो सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। देखो प्रोविजन ये भी किया गया था ये मेंबर्स अब बजट डिस्कस कर सकते हैं और सरकार से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एक साल बाद 1893 में तिलक के द्वारा गणपति फेस्टिवल्स की शुरुआत की गई पुणे के राजगढ़ फोर्ट से। मकसद ये था देश में यूनिटी और नेशनलिज्म की स्पिरिट को मोबिलाइज करना। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऑर्गेनाइज हुई वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच दी। ये 11 सितंबर को स्पीच दी गई थी। 9/11 वैसे आप अलग रीजन्स के लिए याद रखते हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद की स्पीच के लिए भी याद रख सकते हो। 1893 में ही अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच डूरन लाइन डिमार्केट हुई। काफी सुर्खियों में रहती है ये डूरन लाइन आजकल, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस लाइन को लेकर विवाद होता है। सेकंड एंग्लो जो अफगान वार है उसके बाद ये डूरन लाइन डिमार्केट हुई थी। इसके बाद देखो 1894 में लॉर्ड इल्गिन द्वितीय ये देश के वाइसराय बनते हैं और 1894 में ही लाला लाजपत राय के द्वारा PNB बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके एक साल बाद 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की जाती है, ये भी पुणे के राजगढ़ फोर्ट से। 1895 में ही डेक्कन सभा एस्टैब्लिश की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये जो सभा बनी थी ये देखो पूना सार्वजनिक सभा के स्प्लिट के बाद बनी थी। पूना सार्वजनिक सभा का स्प्लिट क्यों हुआ था? ये एज ऑफ कंसेंट बिल के इशू पर हुआ था। इसके बाद 1897 में बबोनिक प्लेग आता है बॉम्बे में और पुणे में। इसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लाया जाता है। काफ़ी हार्श मेजर्स अपनाए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा इस प्लेग से निपटने के लिए। इसके विरोध में चापेकर ब्रदर्स के द्वारा W.C. रांड की हत्या कर दी जाती है पुणे में। जब देखो इनको गिरफ्तार किया जाता है तो तिलक ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते हैं अपने केसरी न्यूज़पेपर में। इसके विरोध में ब्रिटिशर्स के द्वारा तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है और 18 महीनों की सजा दे दी जाती है। 1897 में ही बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी जिसमें 21 सिख सोल्जर्स 36 सिख रेजिमेंट के जो इंडियन आर्मी से संबंध रखते थे वो अफगान ट्राइब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इससे संबंधित मूवी बनी है अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी। 2 साल बाद 1899 में लॉर्ड कर्जन देश के वाइसराय बनते हैं। इसके एक साल बाद 1900 में पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट आता है। इस एक्ट को लाने का मकसद ये था जमींदारों के इंटरेस्ट को बचाना, प्रोटेक्ट करना मनी लैंडर्स के अगेंस्ट। देखो 1907 में पगड़ी संभाल मूवमेंट चली थी और ये चलाई गई थी अजीत सिंह के द्वारा। इस मूवमेंट के बाद
3 लॉज को रिपील कर दिया गया था, इंक्लूडिंग पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। और 1900 में ही फर्स्ट टाइम इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। इस ओलंपिक में नॉर्मन प्रीचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। इसके 4 साल बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है। इसके बाद इस एक्ट के बाद ही देश में यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना स्टार्ट किया गया था। बट देखो, हिडन मोटिव इस एक्ट का ये था, यूनिवर्सिटीज को मैनेज करने वाली जो काउंसिल्स होती हैं उसमें गवर्नमेंट अपने पर्सन्स को नॉमिनेट करती थी ताकि यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके। 1904 में ही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आता है। इसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होती है। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है मद्रास के कांजीवरम में। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट होता है। इसके तहत जो प्रेस है उसको कर्ब किया जाता है। 1 साल बाद 1905 में 19 जुलाई को पार्टीशन अनाउंस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, बंगाल पार्टीशन, ताकि नेशनलिज्म को वीक किया जा सके। ये नेशनलिज्म, ये पार्टीशन अनाउंस होता है लैंग्वेज और रीजन के आधार पर। इसके विरोध में देखो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है। स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया जाता है बॉम्बे में तिलक के द्वारा, पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा, चेन्नई में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा और दिल्ली में सैयद रजा के द्वारा। लेकिन देखो 16 अक्टूबर को पार्टीशन आखिरकार हो ही जाता है। इस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया जाता है। जब देखो बंगाल पार्टीशन के विरोध में मूवमेंट चल रही थी ना, तो फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिफरेंसेस देखने को मिले। एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रखा जाए, इसे देश के दूसरे इलाकों में भी स्प्रेड किया जाए। जबकि मॉडरेट्स को लगता था कि रिफॉर्म्स आ रही हैं, ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके रिफॉर्म लेके आएंगे, तो अभी हमें अपनी मांगों को सीमित रखना चाहिए। 1905 में ही लॉर्ड मिंटो देश के वायसराय बनते हैं। इसके 1 साल बाद 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश होती है और इसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश होती है। ये शिमला डेपुटेशन के बाद अक्टूबर में इस्टेब्लिश की जाती है नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका के द्वारा। 1906 में ही कैलकाटा सेशन ऑर्गेनाइज होता है कांग्रेस का, और इसमें देखो प्रेसिडेंसी को लेके एक लड़ाई देखने को मिलती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। आखिरकार दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है। 1906 का जो कैलकाटा सेशन था, इसमें स्वराज को गोल अडॉप्ट कर लिया जाता है। स्वराज मतलब यूके की कॉलोनी बन के रहना और थोड़ा बहुत सेल्फ गवर्नमेंट, और नेशनल एजुकेशन संबंधित रेजुलेशन भी अडॉप्ट किया गया था। इसके 1 साल बाद कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, जिसे सूरत स्प्लिट का नाम से जाना जाता है। रीजंस देखो ये थे, एक तो प्रेसिडेंसी को लेकर विवाद था। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, दूसरी तरफ मॉडरेट्स ये चाहते थे रासबिहारी घोष को प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया जाए। देखो विवाद ये था, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हो सूरत में। अगर सूरत में सेशन ऑर्गेनाइज होता तो बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि नागपुर में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हो। आखिरकार देखो कांग्रेस का डिवीजन हो गया, और जो ये सूरत में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, ये देखो एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का। तो ये आपने कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया टाइमलाइन का फर्स्ट पार्ट देखा। कैसा लगा आपको, ये कितना यूजफुल रहा? आप अपना जो फीडबैक या फिर सजेशंस हैं वो देखो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ताकि सेकंड पार्ट में उन सजेशंस को इंप्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।